one of the things that I'm really a firm believer of is I don't want to die rich. I think that is what most people are moving towards. कि आप आज इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हो या इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो कि जब आप 60 के हो जाओगे आपके पास 7 करोड़ रुपया तो होगा, पर क्या करोगे उस 7 करोड़ का? आई थिंक लाइफ इज ऑलवेज अ बैलेंस. करेक्ट. आपको बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर एंड ट्राइंग टू लिव योर प्रेजेंट ऑल्सो. यू कैनॉट बी यूनिडिरेक्शनल. यू कैनॉट से मैं पूरा पैसा खर्चा कर दूंगा, राइट? क्योंकि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है यूएस की तरह. आपको कोई पेंशन नहीं आने वाली है गवर्नमेंट से. बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये सोचते मैं अभी तो सिर्फ 50 साल का हूँ, मुझे क्यों विल बनाने की ज़रूरत है, राइट? मेरे सब इन्वेस्टमेंट्स में मैंने नॉमिनी रखा हुआ है तो मैं क्यों विल बनाऊँ. लोग ये नहीं समझते कि नॉमिनी सिर्फ डायरेक्शन दिखाने वाला है, पैसा नॉमिनी का नहीं होता है, राइट? तो मान लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट्स के आप नॉमिनी है, अगर कल उठकर मुझे कुछ हो जाता है और कोई मेरी फैमिली में से क्लेम करेगा कि मुझे भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, तो नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट रूल नहीं करेगा कि पैसा किसको मिलेगा. मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ. Welcome to another edition of This or That. Today our guest is Kirtan Shah. He is a certified financial planner. He is CEO of Credence Wealth. He is also an educator. He is also a mutual fund distributor. Himself a content creator who makes very easy to understand videos on financial planning. Welcome Kirtan. Matendra, thank you so much for having me. हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. SIP सबको समझता है. SIP एवरीबडी इज सेइंग SIP करना है. बट SIP एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट फाइनेंशियल प्लानिंग. इट Absolutely. इज मच बियॉन्ड दैट. तो आप कैन यू कवर क्या है, व्हाट इज राइट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान? आई थिंक इंटरेस्टिंग, थैंक यू ये क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट की आपकी प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे आखिर में आती है, करेक्ट. राइट? बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस है एक फाइनेंशियल प्लान के, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक हिस्सा है, एक सबसेट है, राइट? जैसे अगर मैं आपको ब्रॉडली कहना चाहूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट यानी इंश्योरेंस कवर करते हो, आप टैक्स प्लानिंग, टैक्स कैसे प्रूडेंटली कम भर सकते हो उसकी प्लानिंग करते हो, आप अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हो, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एस्टेट प्लानिंग की प्लानिंग करते हो. तो 4-5 हिस्से हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, और उसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक हिस्सा है, राइट? मैं हर बार लोगों को जनरली ये कहते रहता हूँ कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाइए कि पहली जॉब लगी, चलो SIP स्टार्ट कर दे. मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा गलत थॉट प्रोसेस है, और मैं ये 2-3 बार ऑलरेडी पहले इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? कोविड में लोगों को समझा कैसे, अगर उन्होंने इमरजेंसी प्लानिंग नहीं कर रखी है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो मान लीजिए कल उठकर अगर आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास इमरजेंसी प्लान नहीं किया हुआ है, यानी 6 महीने की सेविंग्स या 12 महीने की इनकम साइड में रखी हुई नहीं है, तो आपको इनवेरिएबली आपकी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ेगा, राइट? तो डिसिप्लिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए वो तो रही नहीं, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया हुआ. तो मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसमें आप 6 से 8 या 10 महीने का आपका खर्चा साइड में रखें कि कल उठकर अगर रेगुलर जॉब आपकी चली जाती है तो आप हड़बड़ी में डिसीजन ना लें. आपके पास 6, 8, 10 महीने का रोड मैप या लीवे है, तब तक आप कुछ सेंसिबल सोच के कर लीजिए जिससे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी ना तोड़नी पड़े. आप एक डेफिनेटली एक हेल्थ इंश्योरेंस रखें. बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यार मेरा कॉर्पोरेट तो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है. प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, कॉर्पोरेट जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है वो बहुत केसेस में सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए नहीं है.
अगर आपकी फैमिली के लिए भी है तो कॉर्पस बड़ा छोटा है, कॉर्पस काफ़ी छोटा होता है उसका। राइट? आप जॉब चेंज कर दोगे तो नई कंपनी देगी या नहीं देगी नहीं पता। एक खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है ओवर एंड अबव कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आप रिस्क को कवर कीजिए, क्योंकि अगर आपने रिस्क को कवर नहीं किया है और अनफॉर्च्यूनेटली कोई एक इंसिडेंट हो जाता है आपकी लाइफ में, आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएँगे, तो क्या मतलब है? करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेज मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग में है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको आपको डेफिनिटली करना चाहिए। अब आप टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे या तीसरे नंबर पर टैक्स प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे उतना ही तो ज़्यादा पैसा निवेश कर पाएंगे, राइट? तो नए पुराने टैक्स रिजिम में कौन सा चूज़ करूँ? अगर आप होम लोन ले रहे हो तो जॉइंट होम लोन लेने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है सिंगल होम लोन से। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट हो गया, तो वो आपको सॉरी ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, पर चोरी नहीं करने देगा। जैसे लोग पहले सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे पर एचआरए क्लेम कर देते थे। अब उन सबको नोटिसेस आ रही है, क्योंकि आपने मंथली रेंट दिया ही नहीं है, तो कहाँ से एचआरए निकला, राइट? या एटीजी में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर देते थे। पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस सेइंग कि वी नोटिस कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, एज अ नज कि मैं देख रहा हूँ, राइट? तो अ, चोरी करने के बहुत सारे लूप होल्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। गवर्नमेंट समझ रही है, पॉलिसीज ऐसी ला रही है, तो आपको टैक्स प्लानिंग एक्चुअल में करना पड़ेगा। चोरी बंद हो गई है, पर आप अच्छे से अगर टैक्स प्लानिंग करोगे तो और ज्यादा पैसा बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो दूसरा आपको टैक्स प्लानिंग करना है। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ये सब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, या मुझे वेल्थ बनानी है तो कितना। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं 30 साल का हूँ, महीने की 50,000 रुपया मेरी एक्सपेंस है, राइट? और 60 साल पे मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आज की जो आपकी 50,000 रुपये की एक्सपेंस है आज, वो आज से 30 साल बाद 50,000 नहीं रहने वाली है। 6% से भी आप कैलकुलेशन करें तो साल का 35 लाख रुपया हो जाएगा। यानी आज का 50,000 महीने का सिर्फ 6% इन्फ्लेशन से बढ़कर साल का 35 लाख रुपया हो जाएगा जब आप रिटायर हो जाओगे। अब आपको अगर 35 लाख रुपया प्लस इन्फ्लेशन चाहिए आपकी 60 की एज से 85 की एज तक, राइट? और मैं अज्यूम करूं कि आप इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा कमा पाएंगे फिक्स्ड इनकम में थोड़ा सा निवेश करके, तो आपको तकरीबन 7 करोड़ रुपया चाहिए जब आप रिटायर हो जाओगे। अब जैसे ही आप 7 करोड़ रुपए सुनते हो आपको लगता है बहुत बड़ी अमाउंट है, पर एक्चुअली आपको 30 साल से सिर्फ 22,500 रुपया महीना डालना है और 12% पे 7 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा 30 साल में। और अगर आप स्टेप अप करेंगे तो और भी कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए मैं लोगों को ये कंटिन्यूअसली कहता हूं कि आप रैंडमली इन्वेस्टमेंट प्लान मत कीजिए। आप एक गोल बनाइए और गोल के हिसाब से पैसे को निवेश कीजिए, क्योंकि आप अगर गोल के हिसाब से पैसे को निवेश करेंगे ना तो डिसिप्लिन रह पाएंगे आपके निवेश में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, राइट, एक एक इंडिविजुअल जो कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी एक सोफिस्टिकेटेड मैनेजर से बहुत अच्छा कर सकता है लाइफ में। उसको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, राइट? तो जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को एक गोल के साथ लिंक कर देते हो कि मुझे 22,500 रुपया हर महीना डालना है, 30 साल बाद मुझे 7 करोड़ मिलेगा और उस 7 करोड़ से मुझे 35 लाख रुपया हर साल मिलेगा प्लस इन्फ्लेशन अगले 25 सालों के लिए। अब जैसे ही आप उसे स्टॉप करने की कोशिश करोगे, आपको पता है कि आपका रिटायरमेंट हैम्पर हो जाएगा, तो वो आपको डिसिप्लिन देगा कि बॉस मुझे रोकना नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर के पास एक ही वेपन है हाथ में, राइट? डिसिप्लिन। क्योंकि आपको ये नहीं पता 2700 फंड्स में से कौन से 5 में निवेश करना है, कब इक्विटी से डेट में जाना है, कब मार्केट टॉप आउट हो जाएगा, कब बॉटम आउट हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ है कि क्या मैं 30 सालों तक कंटिन्यूअसली पैसा निवेश कर सकता हूं। इफ यस, आई कैन गारंटी यू, आप you will beat 80% of the professional investors if you can just stay disciplined.
तो इसमें मेरा एक सवाल है कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट? बट पीपल आर कंफ्यूज, उनको नहीं समझ में आता है, पूछते कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ? तो wouldn't it be beneficial for them to go to a financial advisor, mutual fund distributor? उनसे क्यों नहीं जाते हैं? Why do they look at cost? उनको कमीशन और आरए की फीस क्यों दिखती है? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं पहले एक स्टेप और पीछे ले रहा हूँ। तो हमने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स एडवाइजरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, उसे आप गोल के साथ लिंक कीजिए, और चौथा मैं भूल गया आपको बताना, एस्टेट प्लानिंग है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये सोचते मैं अभी तो सिर्फ 50 साल का हूँ, मुझे क्यों विल बनाने की जरूरत है, राइट? मेरे सब इन्वेस्टमेंट्स में मैंने नॉमिनी रखा हुआ है, तो मैं क्यों विल बनाऊं? लोग ये नहीं समझते कि नॉमिनी सिर्फ डायरेक्शन दिखाने वाला है, पैसा नॉमिनी का नहीं होता है, राइट? तो मान लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट्स के आप नॉमिनी है, अगर कल उठकर मुझे कुछ हो जाता है और कोई मेरी फैमिली में से क्लेम करेगा कि मुझे भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, तो नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट रूल नहीं करेगा कि पैसा किसको मिलेगा। तो फिर नॉमिनी का क्या फायदा होगा? नॉमिनी इज ओनली अ ट्रस्टी of your money, right? Okay. Nominee's job is to direct this money to the right legal hair. Will होना चाहिए आपके पास। तो लोग, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, लोगों को लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा, और अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बाद पैसों को लेकर कोई झगड़े नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इतना बड़ा इग्नोर्ड एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो लोग ध्यान नहीं देते। तो ये 4 स्टेप्स हो गए फाइनेंशियल प्लानिंग के। नाउ आई विल आंसर योर क्वेश्चन। देखिए, इंडिया बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, राइट? आप देख लीजिए, हेड एंड शोल्डर क्यों सैशे इंट्रोड्यूस करता है, राइट? मेरे हिसाब से सैशे में वो जितनी क्वांटिटी दे रहा है और उसका जो प्राइस दे रहा है वो बहुत ज्यादा महंगा है वर्सेस बॉटल में क्वांटिटी, राइट? पर उसका सैशे का सेल्स बहुत ज्यादा है वर्सेस द बॉटल, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ महंगी चीजें बिकना थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसी महंगी चीज को थोड़ा सा अच्छे से आप मार्केट करके, पैकेज करके दिखाओ कि ये सस्ता है, तो ज्यादा आसानी से बिक जाएगा, राइट? तो 3 प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से। फर्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, आप जैसे, मेरे जैसे, मीडिया, सोशल मीडिया, अनफॉर्चुनेटली लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट कराने की डिस्कशन करने से ज्यादा कॉस्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर इंडिया में 100 लोग हैं और 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी, मेरी और बाकी सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी 96% को इन्वेस्ट कराए। हम अनफॉर्चुनेटली कर ये रहे कि वो जो 4% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको और कंफ्यूज कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन लगता है, फीस सस्ता है, इंडेक्स सस्ता है, पैसिव इजी है, एक्टिव इजी है। मुझे लगता है वो जरूरत ही नहीं है। जरूरत सबसे पहली ये है कि अब 96% लोगों को इन्वेस्टमेंट में लेके आई है। तो माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज, आई रियली वांट टू ब्लेम सोशल मीडिया एंड द मीडिया कि फोकस वो 4% पे कर रहे, जबकि फोकस बाकी के 96% पे करना चाहिए। सेकंड, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने कहा कि, और मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आप किसी को ये कह दोगे कि यहां आपको खर्चा लगेगा, तो सबसे पहले द अलार्म रिंग्स, राइट? कि यार खर्चा कैसे बचाऊं? लोग ये नहीं समझते कि 2700 स्कीम्स में से अगर उनको 4 या 5 स्कीम चाहिए, तो क्या उनके पास वो एबिलिटी है कौन सी 4 या 5 स्कीम ले, राइट? नहीं है मेरे हिसाब से। सेकंड, देन द आर्ग्यूमेंट कम्स इज, यार एबिलिटी नहीं तो इंडेक्स कर दो। मान लो आपने इंडेक्स कर दिया, पर क्या आपके पास ये एबिलिटी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 20 अलग स्मार्ट बीटा वेरिएंट्स, और उनमें भी कौन सी एएमसी में एलोकेशन कैसे करना है या कैसे क्या करना है, वो भी नहीं है। चलो मान लो आपके पास वो भी नॉलेज है, पर क्या आपके पास डिसिप्लिन है कि आप अगले 30 सालों तक इन्वेस्ट कर पाओगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी, सॉरी आई एम सेइंग दिस इज, बट पेनी वाइज पाउंड फुलिश, राइट? वो 50 पैसा बचाने के चक्कर में जो 12% कमा सकती है उसको इग्नोर कर देते हैं। आपने खुद ने नोटिस किया होगा कितने सारे लोग जो कोविड के बाद
इन्वेस्टमेंट्स में आए हैं, जिनको ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत ही नहीं, मैं जो स्टॉक पिक कर रहा हूं वो डबल हो रहा है, तो मुझे किसी और की एडवाइस की क्यों जरूरत है। अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में उन सबको रियलिटी चेक मिल गया, राइट। आई एम श्योर ऑडियंस को भी पता है आप और मैं क्या बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स में अगर यू आर नॉट डूइंग दिस प्रोफेशनली, इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर प्रोफेशनल बिजनेस, आई एम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट यू शुड आउटसोर्स। क्योंकि उसी तरीके से तो गूगल पे भी आप अपनी खांसी को कैसे क्योर कर सकते हो उसके सोल्यूशन है, राइट। पर यू डोंट ट्रीट योर सेल्फ, राइट। क्या आप ये सोचते हो कि मैं 100 रुपया डॉक्टर की फीस बचा लेता हूं, ये पता तो है ना, मेडिसिन ले लेता हूं, राइट। बट आई थिंक लुक दिस इज इवॉल्विंग, राइट। लाइक आई सेड, वो 4% की भी गलती नहीं है, कम्युनिकेशन इस तरीके से किया जाता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार खर्चा हो रहा है, बचा लेते हैं। तो फर्स्ट 96% पे फोकस करना है, 4% पे फोकस नहीं करना है। हम प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, पर हमको समझना ये है कि अगर ये आपका फुल टाइम जॉब नहीं है तो वो आधा पैसा बचाने के चक्कर में आप 12% गवा दोगे, क्योंकि आप इन्वेस्टेड नहीं रह पाओगे। और तीसरा, आई एम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग और अ वेरी फर्म बिलीवर कि जो आपका काम नहीं है ना उसे आउटसोर्स कर दीजिए। ये आइडेंटिफाई तो हो चुका है कि लोगों को नहीं समझ में आता है कैसे, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलोइंग देखोगे लोगों की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनको बोलते हैं, तो लोग सुनते तो हैं, या जाते भी हैं, मतलब उन्हें नहीं पता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वो सही तरीके से रीच आउट नहीं कर रहे हैं लोगों को? ओ 100%। सो आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ व्हाई पीपल इन द बिजनेस शुड बी इन्फ्लुएंसिंग। सी क्या हो रहा है, अगर आप इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें 2020 के बाद, 2020 में बहुत सारे आज के पॉपुलर फिन इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए थे। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट दैट्स द राइट लिंगो टू यूज। उसके पहले ना उन्हें कोई जानता था, ना उनको पता था कि वो फाइनेंस में इतने बड़े नाम हो जाएंगे। ये नेचुरली थैंक्स टू द मार्केट हो गया है, ठीक है। अब देखिए 10 में से 9 लोग जो फिन इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं उनका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड ही नहीं है, राइट। पर जैसे ही सेबी ने मैन्युफैक्चरर्स पे रोक लगा दी कि अगर 1 मिलियन से ज्यादा की फॉलोइंग है तो आप उनको यूज नहीं कर सकते एड्स के लिए या कोलैब नहीं कर सकते, ये लोग अभी फाइनेंस बिजनेस में आ रहे हैं। They are becoming RIAs, they are becoming distributors, so on and so forth. But please understand, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है फाइनेंस का, right? My thought always has been that if somebody who's got 10-15 years of work experience, अगर वो influencing करे, he will really be able to make a very large impact, right? Versus what we currently see. सो आई एम ऑफ अ वेरी फर्म बिलीव, और मैं ये बहुत बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ हमारे इकोसिस्टम में, एंड आई हैव रियली काइंड ऑफ pushed people in our business to start influencing more people, because I'm of a very, very, very firm belief that professionals who can influence will do a much better job than non-professionals who are influencing. Awesome. So I also saw one of your videos in I think one of the IFA events where you said you are the best influencer for yourself. इसको थोड़ा expand करेंगे? What did you mean by it? I think exactly what I was just trying to explain to you, right? I will give you my example to explain what I mean, right? मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में 15 सालों से काम कर रहा हूँ, राइट। मैं एक एनबीएफसी में ट्रेजरी हेड था, और आज मैं पिछले 9-10 सालों से एचएनआईज अल्ट्रा एचएनआईज का पैसा मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कम से कम 1000 फैमिलीज के साथ काम कर चुका हूं, उनके पैसे मैनेज कर चुका हूं, राइट। तो ना सिर्फ मुझे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी है, राइट, पर मुझे इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी है, राइट। क्योंकि मैंने 2008 का फॉल देखा है
और लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा है। 2013 का फॉल देखा है, 2018 का फॉल देखा है, 2020 का फॉल देखा है और अब 2024 का फॉल देख चुका हूं। और इसी समय लोगों का पैसा जो लगा हुआ था उनका बिहेवियर देख चुका हूं, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी प्रोडक्ट नॉलेज, मेरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग और मेरी इन्वेस्टर बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स यूज करके अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं तो मेरा आउटपुट बहुत अच्छा होगा वर्सेस समबडी जो शायद 1 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया है या 2 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया है, कोई क्लाइंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, ना प्रोडक्ट की जानकारी है, बट कंटेंट बना रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड यू आर द बेस्ट इन्फ्लुएंसर और यू आर योर ओन इन्फ्लुएंसर। कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एज एन आरआईए आपके पास वो सब कुछ है जिसको आपको यूज करके लोगों को सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करना है। लुक, आई एम नॉट सेइंग दैट फिन इन्फ्लुएंसर्स हैव डन अ बैड जॉब। आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दीज गाइज कि उन्होंने मार्केट एक्सपेंड किया। बट आई स्टिल फील that if somebody like me brings 15 years of work experience, I can do a much better job in influencing versus somebody who's got no background. So I want to go back to your previous thing where you were talking about कि 5-6 पॉइंट हैं उसमें से I want to talk a bit about retirement. Okay, be it financial brands या फिर influencers या फिर distributors, typically sense क्या आता है कि they ask you to live frugally, they ask you to not do anything, don't drink your coffee, don't travel, don't spend, but वो तो ठीक नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, इट्स ह्यूमन नेचर टू डू कि मेरा जितना पैसा आएगा मैं सब इन्वेस्ट कर दूंगा। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपकी अप्रोच क्या रहती है? I think I'm so glad that you asked this question. Again, I would have used this phrase, I'm a firm believer, but I am a firm believer of a lot of things. One of the things that I'm really a firm believer of is I don't want to die rich. I think that is what most people are moving towards, right? कि आप आज इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हो या इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो कि जब आप 60 के हो जाओगे आपके पास 7 करोड़ रुपया तो होगा, पर क्या करोगे उस 7 करोड़ का? आई थिंक लाइफ इज ऑलवेज अ बैलेंस। करेक्ट। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर एंड ट्राइंग टू लिव योर प्रेजेंट ऑल्सो। करेक्ट। यू कैनॉट बी यूनिडायरेक्शनल। यू कैनॉट से मैं पूरा पैसा खर्चा कर दूंगा, राइट? क्योंकि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है यूएस की तरह, आपको कोई पेंशन नहीं आने वाली है गवर्नमेंट से। नॉर कैन यू से कि मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। आप करोगे क्या? 60 के हो जाओगे तभी इतने पैसों का, राइट? बॉडी साथ नहीं देगी, एनर्जी नहीं होगी आपके पास, घूम नहीं पाओगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ ऑल द मनी दैट यू हैव? तो आई थिंक बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा खर्चा कीजिए, दोनों कीजिए। एक डायरेक्शन में जाकर या तो आज खराब होगा या फ्यूचर में खराब होगा। आप जब अपने क्लाइंट्स को प्लान बनाते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो 2 चीज़ों को आप कवर करते हैं क्या? एक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, सेकंड इंडल्जेंस, घूमना, फॉरेन ट्रिप, कार खरीदना, ऑल ऑफ दैट, डू यू कवर दैट? हेल्थ पे मैं वापस आता हूँ, बट इंडल्जेंस जनरली डू यू कवर? 100%, 100%. We have a 10% allocation that we do for every client for trips and everything else that they want to do. Look, कार तो जनरली ये गोल होता है बहुत सारे लोगों का, तो वो प्लानिंग पर्सपेक्टिव में आ जाता है। पर जब हम डेटा कलेक्शन शीट भेजते हैं प्लान बनाने के पहले, उसमें 9 out of 10 टाइम्स हमको एवरी ईयर ट्रिप करनी है या साल में 2 बार ट्रिप करनी है, वो बहुत लोगों का गोल ही नहीं होता है। आपको उनको बताना पड़ता है कि ये भी एक गोल है, राइट? 10% एलोकेशन इज टुवर्ड्स इंडल्जेंस। हेल्थ स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो नहीं उतना हेल्दी, बट एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा खाते हैं। इट्स अ बिग एक्सपेंस, ओके? 100%. इफ यू टॉक टू एनी हेल्थ कोच, ओके, they will talk about protein and good food and healthy food. Do you cover that part of your financial plan? Unfortunately, no, but I'm gonna take a cue from
what you've just said because this is so important, right? Hmm. But the problem here is we are not experts in this space, right? Hmm. So our way of covering this is boss एक health insurance रखना अपने पास, right? So that's a more risk management approach. Hmm. Avoidance approach नहीं है. Hmm. But of course, taking a cue from what you are saying, that if we can start inculcating this, right, बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है. I will give you one very interesting data point that somebody told me a couple of days back, right? अगर मैं आपको पूछूं कि आपके और मेरे इकोसिस्टम में कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आई थिंक 90% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, राइट? अब मैं अगर आपको पूछूं कि आप में से कितने लोग 1.5-2 लाख रुपए का अगर खर्चा आएगा तो वो तो खुद ही भर लोगे, उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, राइट? सो सपोज इफ आई से कि आपको 2 लाख से ऊपर कभी खर्चा आएगा ही नहीं, बाकी सब विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, 2 लाख मैक्सिमम खर्चा आएगा आपके पास, तो आप में से कितने लोग इंश्योरेंस लेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है 90% लोग जो इंश्योरेंस लेंगे उसमें से 80% ड्रॉप हो जाएंगे कि यार अगर 2 लाख का ही खर्चा आने वाला है तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि 2 लाख तो मैं खुद ही भर सकता हूं, उसके लिए मैं इंश्योरेंस क्यों भरूं? नाउ आई विल टेल यू व्हाई एम आई रिमूविंग दिस टॉपिक. इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिडक्टिबल्स. अगर आप पूरे मार्केट को स्टडी करें, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि छोटे क्लेम्स बहुत आते हैं, 1.5 लाख की एवरेज और उसके नीचे वाला, जिसके लिए उनका पेपर वर्क, मैन पावर, इतना ज्यादा कॉस्ट लग जाता है. तो इंश्योरेंस में एक प्रोविजन है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे कि मैं 2 लाख रुपए तक का क्लेम डिडक्टेबल है, मैं क्लेम ही नहीं करूंगा, तो आपका 35,000 का प्रीमियम 10,000 हो जाएगा, राइट? तो अगर आप 2 लाख तक का खुद टेक केयर कर सकते हो, राइट, तो आप बहुत बड़ी पॉलिसी लीजिए 1 करोड़ रुपए की, पर आप कहिए 2 लाख रुपया डिडक्टेबल, मैं अप्लाई नहीं करूंगा क्लेम के लिए अगर 2 लाख के नीचे का क्लेम होगा, मैं सिर्फ ऊपर का होगा तो ही लूंगा. आपका प्रीमियम इमीडिएटली 20% हो जाएगा एक्चुअल प्रीमियम से, राइट? सो ऑल आवर नॉलेज इज यूटिलाइज टुवर्ड्स हाउ टू मेक श्योर कि रिस्क मैनेजमेंट को कितने अच्छे से करें. बट आई थिंक आई एम गोना टेक अ क्यू फ्रॉम this very important question that you asked me today. No, I'll just put across why I'm saying it is that हम जनरली एज एन इंडियन, जैसे आप बोल रहे हो हम पैसा बचाते हैं, हम खाने पे भी पैसा बचाते हैं, यू नो. सो इफ यू फोकस ऑन हेल्थ, Yeah, okay, and if you want to eat good food, you want to take gym membership, you want to exercise, you want to eat good protein sources, that's a big component, 100%. and I don't think anybody plans for it. Nobody. I am not, and I can tell you very clearly, but I can also tell you कि बहुत अच्छा लर्निंग है मेरे लिए इस पॉडकास्ट से, that I should also start looking at that side of the discussion with the investors that we manage. 100%. So Kirtan, let's do a little exercise. Sure. We'll take 3 case studies. Okay. Okay. I know फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत डिटेलिंग लगती है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग Sure. हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है अ यंग गाय, सिंगल, स्टार्टिंग हिज फर्स्ट जॉब. क्या आप उसको सजेस्ट करोगे? एंड ही हैज नो लायबिलिटीज, इज नो डिपेंडेंस. आई मीन, I think my first and the foremost feedback to somebody who is very new, सबसे पहले एजुकेशन पे खर्चा करो, हाँ. राइट? आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि यार पहली जॉब लग गई, अब तो बस इन्वेस्टिंग चालू करनी है, राइट? 3 साल आप काम करने के बाद अगर एक MBA या कुछ करते हो, राइट, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी टू मेक हायर इनकम इज सिग्निफिकेंटली हायर, राइट? तो माय फर्स्ट सजेशन टू समबडी हु इज वेरी न्यू इज एजुकेशन पे खर्चा करो, राइट? उसके अलावा लाइक आई टोल्ड यू, इमरजेंसी कॉर्पस, हेल्थ इंश्योरेंस और फिर एक SIP. जो यंग इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि उनकी ग्रोइंग इनकम के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बढ़ाते. आई स्टिल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 5,000 रुपए की SIP शायद 5 साल पहले स्टार्ट की थी, आज इनकम डबल हो चुकी है पर SIP 5,000 है. आप ये मान के चलिए कि अगर 5,000 रुपए की आप SIP कर रहे हो और आपकी इनकम डबल हो जाएगी, उस 5,000 रुपए से कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में.
क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है इनकम की वजह से कि वो सेविंग्स बहुत छोटी हो जाएगी. सो एज एंड व्हेन योर इनकम moves up, you will significantly have to move your investments. So that's my suggestion to a very young individual. Okay. So next, take a case of a married couple, one kid, early 40s. Let's say 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट जैसे लोग करते हैं रेंडमली इन्वेस्ट किया हुआ हाँ. है, कुछ नहीं है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? वो I think how will you approach? this is the largest set of audience who come to us, right? तो 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं. सबसे पहले तो अगर आपने रियलाइज कर लिया है कि आपके पोर्टफोलियोज में गड़बड़ है, आपने रॉन्ग इन्वेस्टिंग की है, एक बार टैक्स का मार लेकर उसे करेक्ट कर दीजिए. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. पिछले 5 साल का बेस्ट मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में 8% का डिफरेंस है. 8% ईयर ऑन ईयर फॉर 5 years कंपाउंडिंग. ओके, इसका मतलब बहुत स्कोप है इन सिलेक्टिंग द राइट फंड्स एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द राइट फंड्स. और बहुत इंपैक्ट हो सकता है 20 साल के या 30 साल के इन्वेस्टिंग के नजरिए में, राइट? अब बहुत सारे लोग ये जानने के बावजूद कि मेरे पोर्टफोलियो में गड़बड़ है, उसे करेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि टैक्स भरना पड़ेगा. एंड आई कैन टेल यू दिस क्योंकि मैंने 1000 पोर्टफोलियोज में ये सेम एक्सरसाइज की होगी. मान लो आपके पास 20 फंड्स है, उसमें से मैं आपको बोलता हूं 15 फंड्स बेच दीजिए. 15 फंड्स पे आपका जितना कैपिटल गेन्स टैक्स आएगा ना, वो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 2 या 3% होगा. और ये मैं 1000 पोर्टफोलियोज को रिव्यू करने के बाद ये कह रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि आपको टैक्स इनकम या कैपिटल गेन्स पे लगता है, उसका भी 12.5%. तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 2 या 3% हिस्सा होगा, राइट? तो अगर आपको रियलाइज हो गया कि आपके पोर्टफोलियो में आपने मिस्टेक की है, एक बार वो 2 या 3% पोर्टफोलियो का हिट लेकर उसे करेक्ट कर दीजिए. ठीक है, अब अगर आपने 4 या 5 फंड्स में उसे करेक्ट कर दिया, ये 2 या 3% तो ऐसे ही आप निकाल लोगे सही इन्वेस्टिंग से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. 1 सेकेंड, इस एज ग्रुप वालों का प्रॉब्लम यह है कि अब इनकी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, ये सब खर्चे अब लाइन अप होने वाले हैं. तो बहुत सारे लोगों के गोल बेस इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं होते, किसी के नहीं होते मेरे ख्याल से. तो एक तो आपने अपने पोर्टफोलियो को करेक्ट कर लिया. दूसरा, आप जो SIPs कर रहे हो ना, उसे आप बाइफरकेट कर दीजिए कि कितना पैसा आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए जा रहा है, कितना उसकी मैरिज के लिए जा रहा है. उससे वापस वही आऊंगा, डिसिप्लिन बढ़ जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट्स की. ओके, एंड थर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑडियंस जिनको ये पॉइंट पे शायद बिहेवियरली बहुत चैलेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि एज सुन एज यू क्रॉस 35 एंड अबव, आप आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू रिलेट, तो आपको ऐसा लगता है यार कहाँ सोशल पार्टीज में जाए, काम करो सब घर आ जाओ यार फ्रेंड्स, राइट? तो इनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है वर्सेस व्हाट दे वर इन 20s and 30s, right? Now they have a very smaller cohort, very small set of people that they gel with. Behaviorally they are very very different from when they started investing. तो उनको अब ये खास ध्यान रखना है कि अब वो जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग उनके रिस्क प्रोफाइल को और बिहेवियर को मैच कर रही है, ना कि जो उन्होंने स्टार्ट किया था जब वो 20-30 साल के थे. तो ये 3 चीज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रोमिनेंट है इस एज ग्रुप के लिए, जहां वो हर बार मिस्टेक करते हैं. Awesome. So third category I want to cover is 50s and people nearing retirement. इसमें one is what is your suggestion for that? Second is हम लोग बोलते हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, साइकिल्स हैं, मार्केट गिरेगा, रिकवर होगा, बट somebody is in 20 या 30s, he will recover, okay? But somebody who's in the 50s, उसको तो डर लगा रहेगा. तो Absolutely. पहले तो आप बताइए कि इसके लिए आपको क्या सजेशन है एंड उनको कैसे अप्रोच करना है अपना रिटायरमेंट. I think people in the 50s
के पास एक एडवांटेज है जो 20-30 वालों के पास नहीं है, कि उनकी इनकम बहुत ज्यादा है. सो व्हेन दे वर इन द 20s एंड द 30s, वो 30-40% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट कर पाते थे. वो बहुत ही छोटा अमाउंट होता. वर्सेस आज एट 50, अगर आप अपनी सैलरी का 30-40% जमा कर पाए, राइट, उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा. सो पीपल इन देयर 50s विल बी एबल टू very easily, in my opinion, save a very large corpus for themselves every month, right? First. Second, depending on when you've got married, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 50s के बाद आपकी मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती है. शायद आपके बच्चे की एजुकेशन खत्म हो गई होगी. इफ यू गॉट मैरिड अर्ली एंड यू हैव अर्ली किड्स, शायद आपके बच्चों की शादी भी हो गई होगी, राइट? सो लॉट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओवर नाउ. यानी आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो चुकी है, तो आप बहुत ज्यादा पैसा निवेश कर सकते हो, राइट? सो इन 50s योर फोकस शुड बी टू सेव एज मच मनी एज यू कैन एंड नॉट लुक एट रिटर्न्स, राइट? अब जितना ज्यादा पैसा पंपिंग कर पाओगे, उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस बनेगा जब आप रिटायर हो जाओगे. पर एक गलती मैंने देखी है बहुत लोग करते हैं इन देयर 50s, इज नॉट नोइंग व्हेन टू कम आउट ऑफ द इक्विटीज मार्केट. प्लीज अंडरस्टैंड, आप 60 साल पे रिटायर होने वाले हो, और अगर 60वें साल तक इक्विटी इन्वेस्टिंग करोगे, और मान लो जिस दिन आप रिटायर हुए उसके 1-2 दिन में या 1-2 महीने में मार्केट 20% 40% गिर गया, तो आपके इतने सालों की बनाई हुई पूंजी एक साथ 20 या 40% गिर जाएगी. तब आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट? सो पीपल इन 50s हैव टू रियलाइज कि वो रिटायर होने वाले उसके 2 साल पहले से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जानी चाहिए पैसे को इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में मूव करने की, क्योंकि आपको आपके पोर्टफोलियो पे स्टेबिलिटी चाहिए. आप बोल रहे हो 2 साल पहले रिटायरमेंट, थोड़ा जल्दी नहीं होना चाहिए? आप और भी जल्दी कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन कितना कॉर्पस आपने. हाँ, सी इट्स अ बैलेंस बिटवीन क्या आपके पास इनफ है, क्या आपके पास इनफ नहीं है. क्योंकि आप जितना जल्दी उसे फिक्स्ड इनकम में डालोगे, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्योंकि फिक्स्ड इनकम में 6-7% मिलेगा, इक्विटी 12 दे रहा है. अब इतने बड़े कॉर्पस पे 5% कम कमाओगे तो कॉर्पस में भी इंपैक्ट आएगा. तो आई थिंक इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन आपका वो रिटायरमेंट नंबर क्या है और आप कितने नजदीक हो. मैं तो कहूंगा अगर 7 करोड़ का आपका नंबर है और आप 60 को रिटायर होने वाले हो और 58 में 7 करोड़ हो गया है, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव द एंटायर 100% ऑल्सो इनटू फिक्स्ड इनकम, राइट? बट वो थॉट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते कि आप रिटायर हुए, मार्केट गिर गया और आपके इतने सालों का कमाया हुआ पैसा अब आपको कम पड़ रहा है. अब कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ मैं आपसे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इंटरनेट पे. सबसे पहले अभी रिसेंटली एवरीबॉडी इज आस्किंग कि क्या मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूं? आंसर इज ऑब्वियसली नो. Yeah. ओके, बट व्हाट वुड यू टेल देम कि क्यों नहीं करनी चाहिए? वेरी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसी को भी कन्विंस कर पाओगे, उनके बिहेवियरल थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाओगे कि वो सोच रहे वैसा उनको क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? That is exactly where I will go back to the original or the question that you asked me earlier. Difference between an advisor-led investments and direct. मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जो खुद निवेश करता है उसके पास कोई बाउंसिंग बोर्ड ही नहीं है कि मैं क्या करूं. तो एक्सपीरियंस भी नहीं है शायद, और बाउंसिंग बोर्ड भी नहीं है कि मैं करूं क्या. उनकी प्रोबेबिलिटी एसआईपी स्टॉप करने की बहुत ज्यादा है वर्सेस अगर आप किसी एक आरआईए या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हो. क्योंकि अगर ये आरआईए या डिस्ट्रीब्यूटर सालों से मार्केट में है, उसने मार्केट साइकिल्स देखी है, जैसे मैंने आपको कहा 2008, 2013, 2018, 2020, उसको पता है कि ये मार्केट नॉर्मल है. जैसे आपके इससे पहले वाले गेस्ट आशीष बहुत फेमसली कहते हैं कि दिस इज अ फीचर एंड नॉट अ बग, राइट? इक्विटी मार्केट्स ऊपर नीचे जाना ये उसका फीचर है, ये बग नहीं है.
ये नॉर्मल है, पर अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूं, जो चीज आप प्रोफेशनली नहीं करते उसे आउटसोर्स करना इज मच चीपर देन ट्राइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ। हम्म, ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें एक्चुअली एसआईपी बंद करनी चाहिए या स्विच करनी चाहिए? 100% है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है दूसरी चीजों के लिए, लुक, इन्वेस्टिंग इज नॉट द एंड गेम, राइट? लाइक आई सेड, आपको बैलेंस मेंटेन करना है लाइफ में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कम पैसे की जरूरत, यानी आपके पास कम पैसा बच रहा है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और है लाइफ में, तो बीट आपको कम पैसा निवेश कीजिए, राइट? बंद करना इज अ वेरी सोफेस्टिकेटेड कॉल। आप अगर मुझे कहेंगे, और क्योंकि रिटेल ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखने वाली, मैं कहूंगा कि आप एसआईपी तब बंद कीजिए जब आपका गोल अचीव हो गया है। क्योंकि आप अगर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, राइट, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जिनके सफेद बाल हो चुके, ये इंडस्ट्री में रहकर वो भी आपको यही कहेंगे कि उनको खुद को नहीं आता मार्केट टाइम कैसे करते। और मार्केट टाइम करने में दो लेग्स है। पहला वाला लेग है कि आपको लग रहा है मार्केट महंगा है तो चलो आज स्टॉप कर देता हूं। दूसरा लेग है कि अब मार्केट सस्ता हो गया, चलो अब चालू कर देता हूं। 99% लोग एक लेग भी टाइम नहीं कर सकते, और आप दो लेग टाइम करने की कोशिश करो, कब बंद करना है और कब चालू करना है, बहुत मुश्किल है, राइट? तो जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू कीजिए, राइट? पर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि आपकी ईएमआईज की वजह से या आपको कुछ नया लोन लेना पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए या कुछ, और आप कम निवेश कर पाओ, तो आप कम कर दीजिए। इन्वेस्टिंग इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। आपको जीना है, साथ में आपको आपके गोल्स अकम्प्लिश करने हैं, आपकी शायद कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखती है मेरे हिसाब से देन जस्ट डूइंग इन्वेस्टिंग। awesome. अब एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमें घर खरीदना चाहिए या ना चाहिए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा घर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो लोगों की चॉइस है। इट्स एन इमोशनल डिसीजन ऑल्सो। क्वेश्चन मेरा उसमें ये है कि अगर आप घर ले लेते हो, लोन पे घर ले लेते हो, इट्स अ बिग कमिटमेंट, ओके, शायद ये हेल्प करे आपको, इट बिकम्स एन एंकर टू अरेंज योर Yeah. एंटायर लाइफस्टाइल अराउंड इट। क्या ये सही तरीका है देखने का इसको? 100% मैं आपको कहूंगा 10 में से 80 लोग अग्री करेंगे इस चीज को, ठीक है? कि अगर आपने घर ले लिया है और आपकी एक ईएमआई है, तो शायद आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, राइट? क्योंकि आपको पता है कि आप यहां से वहां जंप करने जाओगे तो ये इतनी बड़ी लायबिलिटी है, और ये अगर बैकफायर होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है, इट डज नॉट गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू वांट इन लाइफ, राइट? आप शायद रिस्क नहीं लोगे अगर कोई स्टार्टअप आपको ऑफर कर रहा है ईसॉप्स के साथ, जो शायद अगर लग गया तो करोड़ों रुपए का वेल्थ बना देगा, पर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहोगे क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन हो एज एन इंडिविजुअल, आप उस चीज को एज अ ब्लेसिंग या कर्स लोगे, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, राइट, टिपिकली इसको एज अ कर्स देखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार मुझे और पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स टेक दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, सेइंग कि यार इसकी वजह से मैं कुछ मस्ती नहीं कर रहा हूं लाइफ में, तो मेरा घर भी बन रहा है और मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट भी कर रहा हूं, राइट? आई थिंक विच इज वाई वी से दिस इज पर्सनल फाइनेंस, राइट? सेम क्वेश्चन पे आपका थॉट बहुत अलग होगा मेरे थॉट से, तो आई थिंक डिपेंड करता है आप कौन हो। एक फनी चीज और मैंने नोटिस किया इंटरनेट पे, हर साल जो टॉप क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड पे, वो होता है टॉप म्यूचुअल फंड इन 2024, टॉप म्यूचुअल फंड इन 2025। एंड अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो वो हर साल तो चेंज नहीं हो सकता। तो पीपल आस्किंग दिस क्वेश्चन, उनको क्या बोलोगे आप?
दे आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, राइट? और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। मार्केट सिक्लिकल होते हैं, ओके? इसका मतलब है कि मान लीजिए पिछले 2 या 3 सालों में किसी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आगे के 2 या 3 साल में वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड्स का भी सेम है, ओके? मान लीजिए पिछले 2 या 3 सालों में किसी एक फंड हाउस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? हो सकता है कि उनकी स्टाइल, वो जो स्टाइल यूज करते मार्केट में पैसा निवेश करने की, वो मार्केट के लिए फेवरेबल थी। इनवेरिएबली 10 में से 9 बार पिछले 3 साल में अच्छा किया हुआ फंड आगे के 3 साल में अच्छा नहीं करेगा। तो अगर आप फंड्स पिछले 3 साल का डेटा देखकर ले रहे हो, यू आर इन फॉर एन अनप्लेजेंट सरप्राइज फॉर द रिमेनिंग 3 years 9 out of 10 टाइम्स। सबसे बड़ी गलती है जो इन्वेस्टर कम्युनिटी करता है पिछला 3 साल का रिटर्न देखकर। इनफैक्ट मैं आपको एक एकदम ही रैंडम कॉन्ट्रा सजेशन देता हूं। ऐसे फंड्स में निवेश करो जिन्होंने पिछले 3 सालों में सबसे बुरा किया है। योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग वेल इन द कमिंग 3 years विल बी फार हायर। इंटरेस्टिंग। तो सिंस हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ दिस थिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। तो क्या व्यू है आपका उस पे? मुझे ऐसा लग रहा है स्मॉल कैप इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस टुडे, मिड कैप स्टिल मे नॉट बी, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर रिटेल हमें देख रहा है कॉन्वर्सेशन में, तो वो सोचेगा कि कैसे पॉसिबल है मिड कैप शुड बी बेटर देन स्मॉल कैप, पर ये बोल रहा है कि स्मॉल कैप लुक्स बेटर बट मिड कैप अच्छा नहीं लग रहा है। आई विल टेक यू बैक टू 2018 जब सेबी ने मार्केट कैटेगराइजेशन अनाउंस किया था। मार्केट कैटेगराइजेशन क्या है? सेबी ने कहा कि अगर आप लार्ज कैप फंड हो तो 80% पैसा आपको लार्ज कैप में डालना है। और लार्ज कैप क्या है? टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी इंडिया की सबसे 100 बड़ी कंपनीज को आप लार्ज कैप कहोगे, 101 से 250 को मिड कैप कहोगे, और 251 एंड बिलो को आप स्मॉल कैप कहोगे। ठीक है? अब हुआ ये उस टाइम से कि फंड्स में जितना पैसा आते गया उतना पैसा उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगते गया। तो अब अगर जितना पैसा लार्ज कैप में आ रहा है उसका 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज में लगेगा। जितना मिड कैप में आ रहा है 65% पैसा, क्योंकि सेबी रूलिंग 65% है, वो 150 कंपनीज में लगेगा, 101 से 250 कंपनीज में। और जितना भी पैसा स्मॉल कैप में आ रहा है उसका 65% 251 एंड बिलो में लगेगा। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, लार्ज कैप जो 100 स्टॉक्स है वो बहुत लिक्विड है, उसमें आप कितना भी पैसा डालो उससे वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल कैप में बहुत बड़ा टेल है, 250 से नीचे जितने भी स्टॉक्स है, तो आप चूज कर सकते हो कौन से स्टॉक्स में आपको पैसा लगाने में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पर पिछले 4 या 5 साल में मिड और स्मॉल में इतना पैसा आया है कि अब आप मिड कैप देखिए, मिड कैप में आपके पास सिर्फ 150 ऑप्शन है। तो जितना पैसा मिड और स्मॉल में आया पिछले 4 या 5 सालों में, इनवेरिएबली उसी 150 स्टॉक्स में लगा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जैसा नहीं है, उसका यूनिवर्स बहुत छोटा है, राइट? सो स्मॉल कैप्स में हमें ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है मार्केट में। लार्ज कैप इज वेरी वेल वैल्यूड टुडे। मिड कैप में हम थोड़े से कंजर्वेटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मुझे एक डायरेक्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था आफ्टर लुकिंग एट माय कपल ऑफ माय पॉडकास्ट, दे वर सरप्राइज कि आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, दे डिडंट नो माय नेबर, तो दे केम टू मी एंड सेइंग कि वी जस्ट सोल्ड आवर हाउस, ओके, एंड हमारे पास एक कॉर्पस है, हम लोग एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव लम सम अमाउंट अवेलेबल विद यू, व्हाई वुड यू डू एसआईपी और शुड यू डू एसआईपी? एसआईपी मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज यू अर्न मंथली यू डू इन्वेस्ट मंथली। अगर आपके पास लार्जर कॉर्पस है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ये भी इंटरनेट पे बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लमसम और एसआईपी। So I will tell you one very simple data point of how I invest, right? मैं पिछले 15 सालों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, सॉरी 19 सालों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं,
और 19 सालों में आज एक सेट ऑफ कॉर्पस इकट्ठा हो गया होगा जो मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट है आज, राइट? पर मैं हर महीना एसआईपी करता हूं, हर क्वार्टर के एंड पे मेरे पास जितना पैसा बचता है मैं उन्हीं फंड्स में डाल देता हूं। अब आप समझिए, मैं पिछले 19 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हर महीना एसआईपी कर रहा हूं, हर क्वार्टर टॉप अप कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 5 फंड्स है। ओके, अब मैं ये क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है प्रिडिक्ट करने की कि क्या ये मार्केट वैल्यूएशन हाई है या लो है। ओके। जब आप लमसम निवेश करने की कोशिश करते हो, यू हैव टू बी वेरी गुड एट मेकिंग श्योर कि आप पैसा लगा रहे हो तब वैल्यूएशन कमजोर हो। क्योंकि आप महंगे वैल्यूएशन पे पैसा लगा दोगे तो आपकी रिटर्न की प्रोबेबिलिटी गिर जाएगी। अगर आपने 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में पैसा लगाया होता तो उसको 11 साल लगता ब्रेक इवन भी होने के लिए। लमसम लगाते समय आपको मार्केट टाइम करना पड़ेगा, जो आपको एसआईपी करते समय नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल है इस इंडस्ट्री में, आपको समझ रहा है कि इस लमसम को कब निवेश करना है, तो लमसम विल मेक यू मोर रिटर्न देन एसआईपी विल। बट if you are not a professional in this business, SIP is a far better way than lump sum in terms of investing. So you are suggesting even if I have lump sum, SIPs may be better. तो अगर आपके पास lump sum है, राइट, तो आप उसे लिक्विड फंड्स में डाल के अगले 6 महीने तक एसटीपीस के द्वारा धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर दीजिए। एक साथ क्यों डालना है, राइट? लेट इट एवरेज आउट ओवर द नेक्स्ट 6 months. That's a far better way than trying to invest the entire lump sum together. Unless, like I said, you know कि ये सही मौका है lump sum डालने का। अगर आपको नहीं पता, एसटीपी कीजिए। कीर्तन, अभी यूएस has imposed tariff. मुझे टेक्निकली आई डोंट वांट, बट आपका व्यू मुझे चाहिए कि शुड पीपल बी वरीड अबाउट इट, हाउ डज इम्पैक्ट देयर पोर्टफोलियो, एंड थोड़ा अगर सिंपली आप समझा सकें क्या हुआ है तो इट विल बी नाइस। देखिए, आई थिंक क्योंकि हॉट टॉपिक है, टैरिफ्स क्या होता है, राइट? मान लीजिए आप इंडिया है, ठीक है? इंडिया में आपके पास इंडस्ट्रीज है जो यहाँ मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है? फिर आप कहते हो कि ये सेम चीज, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, राइट? और एक दूसरा थॉट प्रोसेस है कि कंपनी चाइना में कार मैन्युफैक्चर कर रही है, मैं उस कार को इंडिया इंपोर्ट कर लूं। अगर आप उस कार को इंडिया इंपोर्ट कर लेंगे तो वो आपकी इंडियन कार के साथ कंपीट करेगा। तो इंडिया क्या करता है, आप इंपोर्ट करोगे अगर, तो उस पर टैक्स लगा देता है, इंपोर्ट ड्यूटी, राइट? तो मान लो ये 20 लाख रुपए की कार है जिसे आप इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर 50% ड्यूटी, टैरिफ, आप इसे जो कहना चाहो, तो वो कार इंडिया में 30 लाख रुपए की हो जाएगी। तो इससे होता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए की इनकम मिल जाएगी, और ये कार क्योंकि महंगी है, आपके लोकल कार मैन्युफैक्चरर को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा इसके साथ कंपीट करने के लिए। ये एक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, राइट? क्योंकि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट नहीं करना चाहते, राइट? अब आप यूएस देखिए, यूएस ये कह रहा है कि मैं सालों से, फॉर डेकेड्स टुगेदर, इंडिया अगर मेरे पे 52% टैक्स लगा रहा है, राइट? अगर यूएस इंडिया से इंडिया अगर यूएस से कुछ इंपोर्ट करता है, इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता है, तो यूएस उस पे सिर्फ 26% टैक्स लगाता है। पर अगर यूएस इंडिया से कुछ इंपोर्ट करता है तो इंडिया उस पे 56% या 52% टैक्स लगाता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए इंडिया यहां से कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस उस पे अपने को सिर्फ 10% टैरिफ या टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। पर जब यूएस वहां से एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, तो इंडिया उस पे 52% टैक्स लगाता है, राइट? तो अब यूएस का सेम सिचुएशन है ऑलमोस्ट 100 से ऊपर कंट्रीज के साथ, कि जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो वो कम टैक्स लगाता है, पर जब वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। तो ट्रम्प कह रहा है, यार
दिस इज अनफेयर, राइट? कि ओपन राइट या कि आप, मैं जब आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो आप मुझे 52% टैक्स लगा रहे हो, आप जब मेरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको 10% लगा रहा हूं, राइट? इसे आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, राइट? कि आपने मान लो एज इंडिया 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है? तो यूएस ने आपके ऊपर 10% टैरिफ लगाया, यानी यूएस को इनकम हुआ 10 रुपया। पर जब उसने आपको 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट किया, आपने 52% टैक्स लगा दिया, आपको 52 रुपीज की इनकम हो गई एज गवर्नमेंट। अब ये तो डिस्पैरिटी है। तो ट्रंप ये कह रहा है कि यार ये अब नहीं चलेगा। तो अब अगर इंडिया मुझे 52% टैक्स लगा रहा है तो मैं 26% तो लगा सकता हूं, आपको 50% डिस्काउंट दे दिया, पर 26 तो लगा सकता हूं। ये है टैरिफ का पंगा, राइट? कि आप अब तक यूएस में जब एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आपके ऊपर टैक्स बहुत कम था वर्सेस जब यूएस आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा था। अब ट्रंप उसे पैरिटी पे लाना चाहता है। तो अब आप सोचिए, अब अगर आप ऑटो कंपोनेंट्स यहां से एक्सपोर्ट कर रहे थे और आपको 10% टैक्स लग रहा था, तो 100 रुपए का एक्सपोर्ट, उसके ऊपर 10% टैक्स, तो आपका माल वहां पर 110 रुपए में जा रहा था। अब अगर उसका 26% टैक्स हो गया तो ये 100 रुपए का माल 126 रुपए में जाएगा। तो अब इतना महंगा क्या उन्हें परवड़ेगा? सेल्स कम हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट? अब सेल्स कम हो गई तो उसका स्टॉक क्यों ऊपर जाना चाहिए, इसलिए स्टॉक मार्केट गिर रहा है। और क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि ये कहां जाकर रुकेगा, क्या वो 26% पर रोक देगा, या कल आकर ये कहेगा कि आप अगर मुझ पे 52 लगा रहे हो तो मैं आप पर 52 लगाऊंगा। क्योंकि चाइना के साथ तो उनकी ये अनबन चल रही है। चाइना के ऊपर उन्होंने जब टैक्स बढ़ाया, ठीक है, तो चाइना ने सामने और टैक्स बढ़ा दिया, तो इन्होंने और वापस टैक्स बढ़ा दिया। अब ये कब जाकर रुकेगा नहीं पता। तो मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन है, और स्टॉक मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती, राइट? इसलिए मार्केट्स गिर रहे हैं। आई होप टैरिफ क्या है, क्या हो रहा है और मार्केट्स क्यों गिर रही है, क्लियर ये है। तो एक ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल फिनोमेना है, तो वो तो होना है। उसमें व्हाई शुड पीपल बी वरीड अबाउट? उनको उनके जो गोल्स पे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, दे हैव टू कंटिन्यू, और do you think 100%। they have to evaluate their funds again? वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। Correct. क्योंकि आप अगर एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो वहां एक फंड मैनेजर है जिसका काम है ये सब इवैल्यूएट करना। आपको अपने एंड पे कुछ नहीं करना है। अगर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि शायद फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे कम टैक्स लग रहा है और वो ज्यादा बेनिफिशियल है वर्सेस केमिकल्स, तो वो खुद ही केमिकल्स बेचकर फार्मास्यूटिकल खरीद लेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपके एंड पे। पर हिस्टोरिकली मैंने ये समझा है, राइट, कि कभी भी ग्लोबल इवेंट्स की वजह से अगर आपका मार्केट गिर रहा है, दैट हैज ऑलवेज बीन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2008 देख लो, 2013 देख लो और 2020 भी देख लो, राइट? सब ग्लोबल नहीं थे, पर ग्लोबल इंपैक्ट की वजह से जितना भी डोमेस्टिक मार्केट में इंपैक्ट हुआ है, इंडियन मार्केट्स रिकवर मच 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 फास्टर। क्योंकि देखिए मार्केट सेंटिमेंटली भी गिरते हैं, राइट? मान लीजिए एक सेक्टर है, उस सेक्टर को ये एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, पर वो सेक्टर भी सेंटिमेंटली गिर जाएगा क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है, तो वो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुकेगा, मार्केट थोड़ा सेन हो जाएगा और पैसा वापस आएगा। दो और क्वेश्चंस हैं। हाँ। सबसे पहले तो सोशल मीडिया, वाइल इन्फ्लुएंसर बोल लो या पॉडकास्ट बोल लो या कुछ भी बोलो, देयर हेल्प इन सम वे गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम बहुत बहुत ज़्यादा भी हो गया है। तो हाउ डू यू कीप योर सैनिटी एंड कंटिन्यू टू डू व्हाट यू शुड डू? जैसे आपने इनिशियली बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन, Yeah. तो what should be the approach of the investor? I think consumption of data is the biggest problem in today's world. I think you go 10 years back, डेटा नहीं होना was problem. आज बहुत ज्यादा डेटा है is a problem. I think the easiest way to do is, over a period of time, you will start relating to 2-3 people. Out of 20-30 people there, आप 2 या 3 लोगों के साथ रिलेट करने लगो कि यार ये सेंस बोल रहा है, ये मुझे समझ रहा है, ये क्या बोल रहा है। और आप जितना ज्यादा सुनोगे लोगों को, आपको ये पता भी चलेगा कि यार ये
कितना अच्छा या सच बोल रहा है, उतना मुझे ऐसा लग रहा है हर इंडिविजुअल में उतनी कैपेसिटी तो डेफिनेटली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद सुनो 20 को, पर 1 साल बाद उन 2 या 3 को आइडेंटिफाई कर लो जो आपको लग रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस के साथ सिंक होते हैं, और बस उन्हें सुनते रहिए और यू आर डन। अब 20 लोगों को सुनोगे, हर किसी की अलग अलग एक थॉट प्रोसेस होगी। आप सही भी कर रहे हो तो खुद को क्वेश्चन करने लगोगे कि यार ये तो मैं नहीं कर रहा। एक आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। सडनली पिछले 6 महीनों से फायर एज अ कॉन्सेप्ट हैज कम आउट। हर कोई फायर की बात कर रहा है, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरा वो क्या फायर नंबर है, राइट? आई थिंक इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड टू पीपल, क्योंकि आज तक जो लोग आसानी से पैसा सेव कर पा रहे थे और अच्छा कर रहे थे, सडनली उनको ऐसा लगने लगा है कि यार क्या मेरे पास बहुत कम पैसा है, या क्या मेरे पास ऑपोजिट बहुत ज्यादा पैसा है। द डे यू स्टार्ट फीलिंग इन योर 30s एंड 40s के यार मेरा तो फायर नंबर हो गया है, इट विल किल द एनर्जी इन यू टू डू एनी बेटर। सो आई थिंक you should start understanding whom do you relate with and keep your content consumption as low as possible. तो लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट, इन ऑल years of your experience of guiding people, क्या मिस्टेक है जो बार बार करते हैं जिसको उन्हें करना है, एंड what is your advice for ensuring they can keep their discipline? So 2-3 mistakes that I've seen most people do. 9 out of 10 people feel कि उनको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है यार मुझे कुछ नहीं होगा और मैं नहीं मरूंगा तो कुछ पैसा वापस नहीं आएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट में पैसा लगा के क्या मतलब है? बिग मिस्टेक, नेवर डू दिस। आप समझिए 20,000 साल का टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया दे सकता है अगर आपको कुछ हो जाएगा। 20 साल के समय में आप 20 साल मिलाकर 2,40,000 रुपया दे रहे हो, एंड यू आर कवर्ड फॉर 1 करोड़, विच मीन्स आपको तीसरे साल पे कुछ हो गया तो 60,000 रुपया लगाकर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा आपकी फैमिली को। रिटर्न मल्टीप्लाई करना है तो ये रिटर्न मल्टीप्लाई करिए, 60,000 लगाकर 1 करोड़ मिला, राइट? तो डोंट लुक एट रिटर्न्स व्हाइल यू आर डूइंग टर्म इंश्योरेंस, एंड हैव अ टर्म इंश्योरेंस एट लीस्ट 10 to 15 times of your income. much needed. फर्स्ट गलती जो लोग करते हैं, टर्म इंश्योरेंस नहीं होता उनके पास। सेकेंड, like I said, markets going up and down is a feature and not a bug. इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप आपको तब तक नहीं करना जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को बीच में रोकेंगे तो आपका सबसे बड़ा जो एज है, डिसिप्लिन, वो भी आप जाने दे रहे हो, तो आपके पास कोई एज ही नहीं है। ना आप एक इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हो, ना आप डिसिप्लिन्ड हो। यू आर लूजिंग आउट ऑन योर एज इफ यू आर लेटिंग गो ऑफ योर सुप्रीम पावर विच इज डिसिप्लिन। एंड थर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ को एंजॉय करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा पैसा सेव करने को है। यू डू नॉट वांट टू डाई रिच, और पीपल just in the aura of wanting to save more money, they forget to live life. Don't make that mistake. Awesome. It was very nice talking to you. Thank you very much. Thank you so much for having me. Always a pleasure.